Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, in body fluids and circulation today we are going to discuss cardiac cycle, heart sounds and ECG. तो शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल से। तो देखो, जो आपका एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इट बीट्स नियर अबाउट 75 टाइम्स इन अ मिनट। जो आपका एक ह्यूमन इंडिविजुअल का हार्ट है, इट बीट्स 75 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में नियर अबाउट 75 टाइम्स वो बीट करता है पर मिनट। तो देखो, उस 75 बार में यानी कि 75 टाइम्स बीटिंग में उसको एक मिनट लगती है, तो जो एक आपकी सिंगल बीट होगी उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? वन बीट। फॉर टू कंप्लीट द वन बीट इट टेक्स नियर अबाउट 0.8 सेकेंड्स। तो अगर बात की जाए जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है, उस कार्डियक साइकिल में आपका एक तो एट्रियल सिस्टोल होता है और एक ही आपका एट्रियल डायस्टोल होता है। एट्रियम का आपका एक तो होगा सिस्टोल और दूसरा होगा आपका डायस्टोल। डायस्टोल देखो, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल यानी कि आपका रिलैक्सेशन। अगर एट्रियम की बात की जाए तो एट्रियम का जो डायस्टोल होता है इट कंटिन्यूज ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। ये सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है और डायस्टोल होता है आपका 0.7 सेकेंड्स के लिए। देन फिर अगर बात की जाए आपके वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल जो आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है इट इज फॉर 0.3 सेकेंड्स एंड द डायस्टोल इज फॉर 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी कि एट्रियम का सिस्टोल डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल डायस्टोल मिलकर आपको कार्डियक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो आपकी एक सिंगल कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है। तो अब उस कार्डियक साइकिल को एक बार देखते हैं। तो ये है आपकी कार्डियक साइकिल। तो इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो आपकी कार्डियक साइकिल है इट कंटिन्यूज फॉर 0.8 सेकेंड्स। तो सपोज करो आपकी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ पे 0.1 सेकेंड से, दिस इज 0.2 सेकेंड, दिस इज 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड एंड ये है आपका 0.8 सेकेंड। तो जो आपका ये वाला कॉलम है दिस इज फॉर योर एट्रियम। ये आपका है आपके एट्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एट्रियम के लिए। तो देखो, जो आपका एट्रियम होता है उसमें 0.1 सेकंड में आपका क्या होता है? आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एट्रियल सिस्टोल होता है। जैसे ही जो आपकी SA नोड होगी उसमें इंपल्स का जनरेशन होगा, देन इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो जो आपका एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन चलता है वो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए चलता है। तो ये मान लीजिए इस प्लेस पे आपका हो गया एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, देन रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए 0.7 सेकंड के लिए आपका एट्रियम का डायस्टोल चलता है। दिस इज फॉर एट्रियम एंड D फॉर डायस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल,
तो रिमेनिंग 0.7 सेकंड के लिए आपका एट्रियम का डायस्टोल चलेगा। फिर बात आती है आपके वेंट्रिकल के, ये वाला पार्ट आपके वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो जैसे ही आपका एट्रियम का सिस्टोल खत्म होगा उससे नेक्स्ट सेकंड में ही आपका वेंट्रिकल का डायस्टोल वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका 0.2 सेकंड से आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो गया। जैसे ही 0.1 सेकंड में एट्रियम का सिस्टोल आपका सिस्टोल खत्म होगा उसी के जस्ट बाद आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो जाएगा। और जो है आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा दिस विल कंटिन्यू फॉर 0.3 सेकंड्स। तो आपका 0.4 सेकंड्स तक क्या चलेगा आपका देखो टोटल तो 0.3 सेकंड्स है जिसमें आपकी 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड इतने टाइम तक चलेगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होगा आपका 0.5 सेकंड से शुरू हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि आपका चलेगा रेस्ट 0.5 सेकंड्स के लिए। 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 5 टाइम्स 0.1 सेकंड मेक्स योर 0.5 सेकंड। तो ये आपका 0.5 सेकंड के लिए आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलेगा। तो देखो यहाँ तक आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन था। जैसे ही आपका वेंट्रिकल यहाँ से क्या होगा रिलैक्स होना शुरू होगा, जो आपका ब्लड होगा क्या हो जाएगा फिल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। फर्स्ट रैपिड फिलिंग, दिस इज फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। ये है आपका फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। यानी कि यहाँ पे आपका जो वेंट्रिकल्स होगा उनमें बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो ब्लड है वो आपका वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा। क्योंकि देखो यहां से आपका क्या शुरू हुआ वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो अगर डायस्टोल ही यहां से शुरू हो रहा है तो यही पे यानी कि जो आपके वेंट्रिकल्स होंगे वो आपके रिलैक्स होंगे, उनमें ब्लड आना शुरू होगा। जो फर्स्ट टाइम आपका ब्लड आता है वो काफी तेजी के साथ आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। देन उसके बाद देखो जो आपका 0.5 सेकंड पे आपका एट्रियम भी डायस्टोल में और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में, नेक्स्ट सेकंड में भी दोनों आपके डायस्टोल में। तो जो ये आपका इतना पार्ट है जब आपके एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों आपके डायस्टोल में प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। देखो जो आपका फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज है वो सिर्फ आपका 0.5 सेकंड में चलता है। उसके बाद क्या होता है जो आपका वेंट्रिकल है आपका एट्रियम भी डायस्टोल में वेंट्रिकल भी। तो उसके बाद क्या होगा जो आपका ब्लड होगा वो आपका डायरेक्टली एट्रियम से डायरेक्टली वेंट्रिकल में आएगा। यानी कि वेंट्रिकल में ऐसा नहीं होगा कि पहले ब्लड फिल होगा और फिलिंग के बाद वो आपका वेंट्रिकल में आएगा। उस कंडीशन को ना करते हुए ब्लड आपका एट्रियम से सीधा आपके वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। तो ये हो गया आपका जॉइंट डायस्टोल। और इसी वजह से जो आपका ये वाला जो आपका फीलिंग वाला फेज होता है थोड़ा सा स्लो होता है। फिर उसके बाद क्या होगा देखो यह है आपका एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। आपका 0.1 सेकंड पे फिर से क्या हो जाता है आपका एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा जो आपका दोबारा से आपके वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा 0.2 सेकंड में वो काफी तेजी के साथ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जो आपका 0.2 सेकंड पे स्टार्ट होगा दिस इज योर सेकंड रैपिड फिलिंग फेज। ये है आपका सेकंड रैपिड फिलिंग फेज। और जो आपका फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज है इट फिल्स नियर अबाउट 1/3 ऑफ द वेंट्रिकल, 1/3 ऑफ योर वेंट्रिकल। एंड सिमिलरली दिस सेकंड फेज आल्सो 1/3 ऑफ योर। और जो रिमेनिंग वाला वो आपके बाकी के पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ आपको शायद कार्डियक साइकिल समझ में आई होगी। तो जैसे ही आपका वेंट्रिकल आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद आपका वेंट्रिकल क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इसमें से जो आपका ब्लड होगा वो बहुत जल्दी आपके वेंट्रिकल में चला जाएगा क्योंकि जो आपका वेंट्रिकल 0.1 सेकंड पे किस कंडीशन में डायस्टोल में यानी कि रिलैक्सेशन में। तो जैसे इसमें ब्लड आएगा ब्लड की फीलिंग होती दोबारा से जो आपका वेंट्रिकल है सिस्टोल में चला जाएगा यानी कि जो आपका वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जो आपकी एवी जो वॉल्स है वो आपकी क्लोज हो जाएंगी और जो आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्स है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपके कुछ फिनोमिना होते हैं जो आपके कार्डियक साइकिल में टेक प्लेस करते हैं। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट थिंग है वो आपकी हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स को मैं यही बता देता हूं आपको, हार्ट साउंड्स। तो देखो, जो नॉर्मली जो आपका एक इंडिविजुअल का हार्ट होता है उसमें 4 साउंड्स आपकी प्रोड्यूस होती है। उन 4 साउंड्स में से जो आपकी सिर्फ 2 साउंड्स ऐसी होती है जो आपकी अच्छे से लोग सुन सकते हैं, यानी कि जिनको हम अच्छे से सुन सकते हैं। तो जो इजीली हियरेबल या फिर जो ऑडिबल साउंड्स होती हैं वो है आपकी S1 और S2। और जो आपका फिनोमिना होता है, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द बॉडी साउंड्स इज कॉल्ड एज ऑस्कल्टेशन। तो ये हार्ट साउंड्स के सुनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्कल्टेशन, ठीक है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में कितनी साउंड्स प्रोड्यूस होती है, 4, जिनमें से सिर्फ 2 आपकी ऑडिबल होती है। द S1 इज लब, जिसको हम बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो क्या होगा, जो आपकी एवी वॉल्स होंगी उनका क्लोजर हो जाएगा और जो आपकी सेमिल्यूनर वॉल्स होंगी वो आपकी ओपन हो जाएंगी। तो ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स। एवी वॉल्स के क्लोजर की वजह से ये आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। देन जो आपकी सेकंड साउंड है वो है आपकी S2, जिसको हम बोलते हैं डब। देखो जो आपकी डब होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल में प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स। जो आपकी सेमील्यूनर होंगी, जो आपकी सेमील्यूनर वॉल्स होंगी, उनके क्लोजर की वजह से आपकी ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। और जो आपकी लब और डब होती है उनमें से भी जो आपकी लाउडर साउंड होती है ये आपकी लब होती है, लाउडर साउंड ये आपकी लाउडर होती है। और जो आपकी डब होती है ये थोड़ी सी आपकी धीमी होती है, लेस लाउडर, वी कैन से लेस लाउडर। फिर देखो मैंने आपको बताया 4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो आपकी S3 साउंड होती है वो आपकी प्रोड्यूस होती है बाय वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से। जब आपका वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होगा ना तो उससे भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम S3 बोलते हैं। बट ये साउंड आपकी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। सिमिलरली आपकी एक S4 साउंड होती है जो कि आपकी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल की वजह से। तो मेन जो आपकी साउंड्स है वो आपकी S1 और S2 है जो कि आपकी ऑडिबल होती है। इनको सुनने के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। और सुनने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो है आपका स्टेथोस्कोप। अगर आपके हार्ट से किसी तरह के कुछ स्क्वीजिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड या कुछ एबनॉर्मल साउंड जो कि आपकी इन साउंड को सप्रेस कर रही है, उनसे ज्यादा सुनाई दे रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट मर्मर्स। And the heart murmurs are very common in the children of age 2 to 4 years। 2 से 4 साल के बच्चों में हार्ट मर्मर्स काफी नॉर्मल होती हैं। वो किसी भी तरह की आपकी जो मतलब मेडिकल कंडीशन को शो नहीं करती, वो एक कॉमन सी चीज ही होती है इनमें, जिनको हम कई बार इनोसेंट साउंड्स भी बोल देते हैं। तो इसी के साथ आपका हार्ट साउंड्स का भी आपको समझ आया होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था वो दिया था आपका इथेनोन ने। इथेनोन कुछ ऐसा ही नाम था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो ये साइंटिस्ट ने आपका कार्डियोग्राम दिया था। देन जो मशीन हम यूज करते हैं आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को फॉर्म करने के लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये है आपकी मशीन। और जो मशीन आपको एक रिपोर्ट फॉर्म करके देती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं अपने टाइम पे भी इसको उल्टा सोचता था। मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को तो आपका जो रिपोर्ट समझता था और जो आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसको मशीन समझता था, बट ये उल्टा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपकी रिपोर्ट है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपकी मशीन है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रो इसमें क्या होता है आपकी ईसीजी में। यहाँ पे आपका होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होती है। जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है ये आपका नेगेटिव होता है एंड दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका पॉइंट P। आपका जो P पॉइंट होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एट्रियल सिस्टोल। तो इसमें यह है आपका Q, R और S कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज T। और T के बाद फिर से आगे आपका दोबारा शुरू हो जाता है आपका P। तो देखो यहाँ पे आपका दोबारा से P ही आ जाता है। देखो जैसे ही आपकी साइनोट्रियल नोड यानी कि एस से नोड पे आपकी इंपल्स का जनरेशन होगा वो आपके एट्रियम्स में स्प्रेड करेंगे एंड कोज द एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल पहले वहां पे डीपोलराइजेशन होगा एंड फॉलोइंग द डीपोलराइजेशन वहां पे हमारी क्या किस चीज की जनरेशन होगी, पी वेव की। दिस इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। आपका जो एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा वो आपका जनरेट करेगा पी वेव एंड फॉलोइंग द पी वेव देयर इज द एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो देखो जो आपका एट्रियल डायस्टोल होता है उसको हम आपका मेजर नहीं कर पाते, यानी कि नोटिस नहीं कर पाते आपके ईसीजी में, क्योंकि जब आपका एट्रियल डायस्टोल शुरू हो जाएगा उसी टाइम पे आपका जो वेंट्रिकुलर जो आपका रीपोलराइजेशन है वो शुरू हो जाता है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो सिर्फ आपकी एक हार्ट की एक्टिविटी को एक टाइम पे नोटिस कर सकता है, तो इसीलिए सिर्फ वेंट्रिकल की एक्टिविटीज को नोटिस किया जाता है। तो ये आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया। जैसे ही एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा जो आपकी वेव जो आपकी इंपल्स है दिस विल स्प्रेड फ्रॉम योर AV node to the ventricles। तो जो आपका ये PQ कॉम्प्लेक्स दिस इज PQ पार्ट। तो ये जो आपका PQ पार्ट है ये आपका वही टाइम शो करता है जितना टाइम आपका AV नोड को इंपल्स जो आपकी AV नोड पे इंपल्स जनरेट होती है उसको वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में लगता है। तो दिस इज शोन बाय योर PQ पार्ट ऑफ योर ECG। PQ represent the time taken by the impulse generated at the SA node to reach to the ventricles। फिर जैसे ही आपकी इंपल्स आपके वेंट्रिकल्स में पहुंचेगी पुरकिंजे फाइबर्स की हेल्प से, तो वो क्या कर देगी, दिस विल कॉज द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है दिस विल शो डीपोलराइजेशन ऑफ ये आपका शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है आपका QRS कॉम्प्लेक्स। तो यहां तक की आपको बात समझ आई होगी। फॉलोइंग द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन देयर विल बी वेंट्रिकल सिस्टोल एंड देन देयर विल बी वेंट्रिकल डायस्टोल। तो अब क्या होगा, जो आपका यहां पे तो आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद फिर यहां तक आपका होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आफ्टर फॉलोइंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर विल बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फिर यहां पे होगा आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इस तरह से आपकी जो ECG की ये कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका P जो आपकी वेव है दिस विल शो एट्रियल डीपोलराइजेशन
एंड जैसे ही आपकी जो इम्पल्स है वो आपके SA नोड से आपके वेंट्रिकल्स में पहुंचेगी, दिस विल कॉज द डीपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स. Ventricular depolarization is followed by your ventricular systole and ventricular diastole. And the ventricular systole there will be formation of T wave. जो आपके T wave होती है ये रिप्रेजेंट करती है आपका ventricular repolarization. Ventricular repolarization ये आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करती है. तो इस तरह से हमारी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन होता है. एंड इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के मतलब 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपका शो करते हैं कि जो आपका वेंट्रिकल वो कितनी बार सिस्टोल कर रहा है. और वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स को हम इनडायरेक्टली क्यूआरएस से काउंट करके पता लगा सकते हैं कि जो आपकी हार्ट बीट यानी कि जो आपका हार्ट है 1 मिनट में कितनी टाइम आपका बीट कर रहा है. तो शायद आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी. एंड देखो जो आपका पूरा इसी जो होता है इसमें आपका नीचे वाला जो बिलो द लाइन पार्ट है दिस इज योर नेगेटिव पार्ट. तो जो आपके Q और S होती है दोनों आपके नेगेटिव होते हैं. बाकी जो P R और जो आपका T है ये आपके तीनों पॉजिटिव होते हैं. वैसे तो जो आपका S वाला जो वेव है दिस इज मोर नेगेटिव देन योर Q, बट एनसीईआरटी में ऐसा ही शो किया गया है तो ऐसा ही चलेगा. सो गाइज I hope you have understood all these 3 topics, and if you still have any doubt then you can ask me in the comment section.